This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः चैत्रकृष्ण चतुर्दशी दिनांक 29 एप्रिल 2022 रसरत्नसमुच्चय शङ्खं चक्रं जलौकान्दगतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलकदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। टङ्कण मूर्छितं सूतं यवक्षारं समं समं चूर्णितं भक्षयन्माशं मधुना पक्तिशूलनुत् जम्बूम जम्बूम आसाज्ययोर आसा आज्ययोर जम्बूमांसाज्ययोर जम्बूमांसाज्ययोर्यूषम् अनुपानं पिबेत्सत्। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये शायद एक बात हो सकती है कि टंकण का सौभाग्य, ये जो कुछ अर्थ बताया गया है इस प्रकार का, तो टंकण देने से सौभाग्य में कुछ वृद्धि होती है क्या, एक बार देखना पड़ेगा इस प्रकार से। अतः चिंतामणि सूतेन गंधं द्विगुणं विमर्दं कोरंट निम्बूथरसे दिनतत् चिंचिद्भवो भव छिल्ली रसेन चिंचोद्भव क्षार रसेन चैकं दिनं च गोलं रविं संपुटस्थं दीप्त्वा मृदा शुष्कमतीव कृत्वा सामुद्रयन्त्रेण पुटं ददीत उद्धृत्य शीतं रसपादभागं प्रक्षिप्य गन्धं विपचेन्मनाच्च विषं च दत्त्वा रसपादभागं लोहस्य पात्रे तु कृशानुतोयैः द्रसस्सु चिन्तामणिरेष उक्तो वातारितैलेन समाक्षिकेण वल्लेन मानं तददीत चाम्र तैलं च शीतं परिवर्जयेच्च गुल्मं महाध्मानतूनिं प्रतितूनिमपि हन्ति गुल्मं महाध्मानं तूनि प्रतितूनिमपि। तो पारद एक भाग गंधक शुद्ध गंधक, दो भाग, इन दोनों को खरल में रखकर कोरफड़ होली कठई कोरंट, तो कोरंट का मतलब तो ये सहचर होता है तथा नींबू के साथ एक दिन तक मर्दन करे, इसके बाद इमली के क्षारीय जल से एक दिन तक मर्दन करे और गोलक बनाकर सुखाकर तामों के संपुट में बंद कर
ताम रवि संपुटस्थम, तो ताम्र में रखना है। संपुट में बना बंद कर ऊपर से कपड़े पर टिक्का लेप लगाकर तथा सुखाकर समुद्र यंत्र लवण यंत्र में पुट दे। इसके बाद स्वांग शीत होने पर, ये ताम्र ही है क्या? रवि संपुटस्थम। तो ताम्र में ये बनाना है, ऐसा ही है। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकाल कर उसके चौथाई भाग शुद्ध गंधक मिलाकर लघु पुट में पाक करें। इसके बाद लोहा के खरल में पारद के चौथाई भाग शुद्ध वचनाभ विष मिलाकर चत्रक मूल के रस या क्वाथ के साथ घोट कर उसके रस के साथ कुछ देर तक पाक करें। इसके बाद निकाल कर तथा महीन पीस कर एकवल की मात्रा में एरंड तेल तथा शहद के साथ प्रयोग करें। इसके प्रयोग काल में अम्ल पदार्थ शीतल पदार्थ त्याग दे। यह चिंतामणि रस है। गुल्म रोग आध्मान, पेट में वायु का चलना, तूनी एवं प्रतितूनी रोग को नष्ट करता है। तो वातानुलोमी कौलत्थोत गुल्म तूनी प्रतूनी, केवल कुलत्थ का यूष वातानुलोमन करने वाला और तूनी और पतूनी को जीतने वाला है। कई बार ऐसा दिखाई देता है कि रीनल कोलिक जैसी पेन है, लेकिन सोनोग्राफी में कुछ नहीं आता। कैलकुलस नहीं दिखाई देता है इस प्रकार से। तो उसमें एक और बात हो सकती है, प्लेन केयूबी एक्सरे निकालना भी चाहिए। कभी कभी जो स्टोन इसमें नहीं दिखा है वो प्लेन केयूबी एक्सरे में दिख देता है। उसमें भी कुछ नहीं है और फिर भी वेदना है। तो पक्वाशयद गुदोपस्थम, ये जो जाने वाली है वो तूनी है। प्रतितूनी ज्यादा दिखाई नहीं दी, मैंने आज तक देखी नहीं है प्रतितूनी इस प्रकार की, लेकिन तूनी तो दिखाई देती है। तो फिर ये केवल वात के वजह से है ऐसा समझकर, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको रिलीव करना है। आत्मान अगर है तो उसको रिलीव करना है। तो स्थानिक स्नेह, त्रेदन, हिंगू वचादी, हिंगाष्टक वगैरह वगैरह इस प्रकार के योग होंगे। और फिर भी इसके बावजूद ये स्पेसिफिक इस प्रकार की वेदना है तो कौलत्थ यूष ज्यादा अच्छा है, कुलत का यूष ज्यादा अच्छा है। अभी ये भी बात बताते हैं कि ये चिंतामणि रस इस प्रकार के तूनी प्रतुतूनी में और महात्मान में उपयुक्त इस प्रकार का है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कुलत्थ यूष भी एक इसमें अच्छी तरीके से काम करता है। अतः शूल केसरी शुद्धम सुतं द्विधा गंधम यामकम मर्दयेत् दृढ़म द्वयस्तुल्यम शुद्धताम्रम संपुटे तन निरोधयेत्। ऊर्ध्वाधो लवणं दत्वा मृद्भाण्डे धारयेत् भिषक्। रुद्ध्वा गजपुटे पाच्यं स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्। संपुटं चूर्णयेत् सूक्ष्मं पर्णखण्डे विकुञ्जकं भक्षयेत् सर्वशूलार्ति हिङ्गुशुण्ठी च जीरकं वचामरिच संचूर्णं कर्षमुष्णजलैः पिबेत्। असाध्यं नाशयेत् शूलं रसश्चात् शूल कैसे। ये देखना चाहिए। शुद्ध पारद एक भाग, शुद्ध गंधक दो भाग, दोनों के खरल में एक प्रहर तक अच्छी तरह मर्दन करे। इसके बाद दोनों के बराबर शुद्ध ताम्र भस्म तथा अभ्र भस्म एक साथ मर्दन करे और शराब संपट में बंद कर तथा कपड़ मिट्टी कर सुखा ले। इसके बाद एक मिट्टी के पात्र में ऊपर नीचे सेंधा नमक रखकर, मिट्टी के पात्र में बीच में शराब संपुट को रखकर बंद कर दे और गजपुट में पाक करे। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकाल ले और शराब संपुट को फोड़कर इस रस को निकाल ले तथा सूक्ष्म चूर्ण बनाकर रख ले। इसके बाद इसमें से 2 गुंजा की मात्रा में पान के पत्ता में रखकर सभी प्रकार के शूल पीड़ित व्यक्ति भक्षण करे और इसके सेवन के बाद शुद्ध सौंठ, हिंग, सौंठ, जीरा, वच तथा मरीच, संबक इन सबों का चूर्ण 1 कर्ष 10 ग्राम की मात्रा में गर्म जल से पान करे। यह शूल गज केसरी असाध्य शूल को नष्ट करता है। ये काफी अच्छा है।
तो मैं मानता हूँ कि ये बनाने में वैसे आसान है, ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। और शूल ये एक प्रधान लक्षण है कैंसर में, विशेषतः जो पेट के अंदर कैंसर है। चाहे लिवर हो, गॉल ब्लैडर हो, इंटेस्टाइन्स हो, या फिर गर्भाशय, ओवरीज वगैरह वगैरह के बारे में हो, आमाशय हो, बेयोडिनम हो, तो इन सभी में, या पैनक्रियाटिक हो, इन सभी में शूल ये एक प्रधान लक्षण रहता है। में ज्यादातर ये धात्री लोह या फिर तूनी प्रतितूनी वगैरह जैसी वेदना है, तो सप्तामृत लोह और सप्तदा धात्री, 7 बार भावना दी हुई धात्री, इस प्रकार से इनका प्रयोग करता रहता हूँ। इससे काफी रिलीफ मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ इसके बारे में देखना है कि किसी न किसी तरीके से इसमें हमें शूल में कुछ रिलीफ मिले, तो करना जरूरी है। तो मंगेश है उपस्थित, तो ये बनाओ, ये योग जो है वो बनाओ, और देखेंगे, इसका प्रयोग शुरू करेंगे। सिर्फ शूल, ये बात बताई जाती है वो उसमें पेट का शूल, उदर शूल यही प्रधान रहता है, और बाकी सभी शूल जो है दूसरे कई जगह कैंसर है, ऑस्टियोसार्कोमा है वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में देखना मुश्किल इस प्रकार का होता है। और स्केलेटल मेटास्टेसिस हो, ऑस्टियोसार्कोमा हो, तो ये दिक्कत वाली बात होती है। या ब्रेन ट्यूमर है और सर दर्द बहुत ज्यादा है, ये भी दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन फिलहाल उधर वाले भी अनेक रोग रहते हैं इस प्रकार से, और उसमें शूल होता है इस प्रकार से। पैंक्रियाटाइटिस का जो शूल होता है उसके बारे में कैसे सोचेंगे? ऐसा अलग तो नहीं है कुछ। वैसे हमारे हिसाब में पैंक्रियास का क्या मतलब है, ये भी एक अहम मुद्दा है, और उसको निश्चित कर पाना काफी मुश्किल है। कुछ लोगों का कहना है कि जो उदकवा स्रोतस का मूल स्थान क्लोम बताया गया है, वो पैंक्रियास है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, कुछ अग्न्याशय मानते हैं। लेकिन ये मुश्किल है काफी इसके बारे में बताना। और बात ऐसी होती है कि कामला व्याधि में कफवृद्ध पित्तम तम पित्तं कफहरैर्ये श्लेष्मणो ऐसा कुछ है, श्लेष्मणोपरुद्धंतम पित्तं कफहरैर्ये। तो श्वेतवर्षा नर इस प्रकार से, और कफ से अवरोध इस प्रकार के है, तो उसको कफहर द्रव्यों से जीतना है। त्रिकटु इसमें खास करके प्रयोग में लाया जा सकता है। और अगर यह ट्यूमर की वजह से है, पैनक्रियाटिक हेड में ट्यूमर है, गॉल ब्लैडर में ट्यूमर है, या फिर बाइल डक्ट में ट्यूमर है, तो भी इस प्रकार का पित्त आंतों में नहीं उतर आता, और फिर उस हालत में हमें कैंसर की मूल रूप से ट्रीटमेंट करनी है। अभी तो बाईपास सर्जरी करा देते हैं या स्टेंट लगा देते हैं ताकि वो पित्त आना शुरू हो जाए, और फिर रुद्धपत कामाला का जो लक्षण है वो कम होते जाते हैं, ये बिलिरुबिन कम होता जाता है वगैरह। लेकिन अगर स्टेंटिंग नहीं करेंगे, बिलियरी बाईपास नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है। वैसे ही पैनक्रियाटिक हेड में अगर इस प्रकार का कैंसर है और वहां से जो स्राव अंदर आने चाहिए वो नहीं आ रहे इस प्रकार से, तो दृश्य तो हमारे लिए पेन गुरुदत्त कामला ऐसा ही होगा। इसमें एक एडिशनल बात दिखती है, वो शुगर लेवल बढ़ने लगती है।
तो ये शुगर लेवल रेगुलर डायबिटीज की जरिए नहीं है, जरिए नहीं है। ये पैनक्रियाटाइटिस, तुम तो पैनक्रियाटाइटिस की बात कर रहे हो, मैं पैनक्रियाटिक हेड का कैंसर की बात कर रहा हूँ। पैनक्रियाटाइटिस के जो मरीज है उसमें पित्त प्राधान्य समझकर सांधिवातिक अवस्था जनरली होती है, और सुवर्ण सूचक वगैरह औषधों का प्रयोग करके पैनक्रियाटाइटिस में फायदा होता है। परहेज करना जरूरी होता है कि बहुत हल्का खाना लाजामंड से आरंभ करे वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और शूल ज्यादा है तो धात्री लोह उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, पैनक्रियाटाइटिस वैसे डिफिकल्ट है ट्रीट करने के लिए, लेकिन फिर भी ठीक होता है। पैनक्रियाटिक हेड कैंसर या बॉडी में कैंसर है या टेल में कैंसर है, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। और शूल बहुत ज्यादा इस प्रकार का होता है। अब जहां तक एनाटॉमिकल अप्रोच है एलोपैथी का, और उसके आधार पर कुछ अवयव के बारे में बताते हैं, वहां सभी जगह हमारे लिए मुसीबत वाला मामला है। क्योंकि हमारे ग्रंथों में तो इस प्रकार के अवयव संबद्ध विकार ये बहुत कम बताए गए हैं। प्लीहा रोग बताए गए हैं। लेकिन वो प्लीहा रोग और फिलहाल जिसमें प्लीहा की वृद्धि होती है, वो दिखने वाले इस प्रकार के प्लीहा के संबंधित विकार, जैसे कि आईटीपी है, या अप्लास्टिक एनीमिया है, ल्यूकेमियाज है वगैरह वगैरह, तो इन सभी का देखने का तरीका अलग अलग इस प्रकार का होगा। और फिर उसमें किस प्रकार से निदान कर पाएंगे, सफलता कैसे मिल पाएगी, ये थोड़ा अलग अलग मुद्दा रहेगा। लेकिन फिर भी पैनक्रियाटाइटिस कठिन है, फिर भी ट्रीट हो सकता है। पैनक्रियाटिक हेड कैंसर ये ज्यादा दिक्कत वाली बात है, और लक्षण तो यही रहेगा। रुद्धपत कामाला जैसा इस प्रकार का रहेगा। पैनक्रियाटाइटिस में शायद वो रहेगा नहीं रहेगा, ये अलग इस प्रकार की बात है। लेकिन पाक पित्त के बिना नहीं, ये समझकर इन सभी में पित्त के बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा, और तभी उसमें हम चिकित्सा कर पाएंगे। तो ये काफी अच्छा है। तो मंगेश को सुझाव है कि ये बनाओ। और इसे बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और ये जो चूर्ण साथ में बताया गया है, सिंगु शिंठी च जीरकम वचामरिच संचूर्णम, ये अलगता से बना संगे उसमें मिला देंगे। या उसी के साथ घोट लेंगे, ऐसा भी 1x 2x 3x ऐसा कुछ करके, इसी चूर्ण के साथ अगर ये रस बनाते हैं तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ चूर्ण होने के कारण ये टिकने में तकलीफ देगा, और पित्त का प्राधान्य अगर है तो ये शायद तकलीफ दे सकता है। तो सोपाय बना। तो ये शूल गज केसरी, शूल केसरी, हाँ। तो अच्छा है, तो उसको हम बना लेंगे इस प्रकार से। बन्ध्यानालाङ्गलिकामूलं शङ्खं तु द्विगुणं तयोः त्रयाणां भावयेच्चूर्णं त्र्यहं जम्बीरजद्रवैः रुद्ध्वागजपुटे दद्यात् तत्क्षारं मरीचैर्घृतैः स्पर्शमात्रं पिबेत् शूलो तत्क्षणात् सुखमाप्नुयात्। शूली। बन्ध्याना, बन्ध्यादिक्षार, वंध्याला लांगलिका मूलम शंखं तु द्विगुणं तयोः। तो वंध्या, वंध्या कारकोटी, वांस कारकोटी, और लांगलिका कड़लावी, और इन दोनों के द्विगुण शंख, दोनों का चूर्ण था शंख भस्म, दोनों के दुगुना 4 भाग, इन तीनों को
जम्बूरी नींबू के रस के साथ 3 दिन तक भावित करें और शराब संपट में रखकर तथा बंद कर विधिवत गजपुट में पाक करें। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा पीस कर शीशा में रख ले और इससे से 1 ग्राम 10 ग्राम की मात्रा में मरीच का चूर्ण तथा गुरुत्व तथा दूध के साथ शूल का रोगी पान करे। इसके सेवन से शीघ्र ही शूल रोग से मुक्त होता है। तो ये भी अच्छा है। ये सिर्फ वंध्या कारकोटी और लांगलिका ये दोनों मिलने चाहिए। क्षार है इस प्रकार से। और वास्तव में ये एक क्षार होगा या मशी होगी, ऐसा ही दिखता है। अथ मृतोत्थापन रस। पॅनक्रायटिस मध्ये शूल बरोबर दाह पण खूप असतो. अगदी वर पोटावर त्वचेपर्यंत दाह असतो. तो इसलिए मैं यहाँ पे आइटिस आइटिस है ना, गैस्ट्राइटिस, ड्यूरनाइटिस वगैरह वगैरह, वहां सभी में हम इसके बारे में पित्त के पाक के बारे में सोचेंगे और फिर पित्त शमन करने की चिकित्सा, वो पर्टिकुलर उस स्थान में काम करने के लिए कुछ अलग सा देखना पड़ेगा। अगर अलग अलग जगह के इस प्रकार के है तो मौक्तिक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन सभी में, या मौक्तिक युक्त कामदुघा या प्रबल पंचामृत ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कामावस्था देरामावस्था देखे, कारणों को देखे और अवस्थाओं को देखकर किस दवाई का प्रयोग करना है वो सोचे, वो बेहतर ऑप्शन है। अम्बरम ताम्रम तथा लोहम प्रत्येकम संस्कृतम फलम सर्वमेतत् समाहृत्य गृह्णीयात् कुशलो भिषक् आज्ये फल द्वादशके घृते तत् स्वर संख्यके स्वर पक्वा तत् क्षिपेत् चूर्णं सुपूतं घनतन्तुना विडंग त्रिफला वह्नि त्रिकटुना तथैव च पिष्ट्वा फलोन्मितान् एतान् तथा सन्मिश्रितान् नयेत् ततः पिष्टा शुभे भाण्डे स्थापयेत् तद्विचक्षणः आत्मनः शोभने चान्नीं पूजयित्वा गुरुं रमीन् घृतेन मदना मध्यैः पायेन् माशकादिकम् अष्टौ माशान् क्रमेण एव वर्धयेत् समाहितः अनुपानं च दुग्धेन नारिकेलोदकेन वा जीर्णे शर्कराशाल्यन्न मुद्गमांसरसादयः रसपानाविरुद्धानि द्रव्याणि अन्यानि योजयेत् हृच्छूलं पार्श्वशूलं च आमोवाचं कटिग्रहं गुल्मशूलं शिरःशूलं यकृत् लिहान् अशेषतः अग्निमान्द्यं क्षयं कुष्ठं कासं श्वासं विचर्चिकाम् अश्मरिं मूत्रपुच्छं च योगेन अनेन साधयेत्। काफी बड़ा पाठ है। महातिक्तक घृतात वरून मृत वरून जिरवणे उपयोगी होईल, कर सकते हैं। जलों का उच्चारण भी शायद काम में आएगा, ऐसा है। और दशांग लेप नहीं तो लगाने के लिए अच्छा है। अगर पित्त दाह इस प्रकार के लक्षण है तो दशांग लेप एक ऊपर से लगाने के लिए अच्छा ऑप्शन इस प्रकार का है। तो इसको पढ़ते हैं। रुच्छुल आदि में मृतोत्थापन रस, ये नाम ही मृतोत्थापन है। अभ्रक ताम्र लोह भस्म प्रत्येक एक एक पल, इन सबों का कुशल चिकित्सक एकत्र ग्रहण करे और एक लोहे की कढ़ाई में रखकर घृत 12 पल तथा दूध 12 पल मिलाकर पाक करे। पाक करने के बाद जब दूध पककर गाढ़ा हो जाए तब इसमें वायविडंग त्रिफला चित्रक त्रिकटु 1 पल प्रत्येक 50 ग्राम का महीन चूर्ण बनाकर तथा छानकर मिला दे और अच्छी तरह घोटे। इसके बाद पीस करके शुद्ध पात्र कांच के पात्र में रख दे। इसके बाद अपने शुभ दिन एवं मुहूर्त में गुरु तथा सूर्य की पूजा कर 1 मास आधा मात्रा 340 मिलीग्राम की मात्रा में घृत शहद तथा मद्य के साथ पान कराए। इसको 1 मास प्रतिदिन बढ़ाते हुए क्रमशः 8 मास तक सेवन कराए। इसको दूध या नारिकेल के जल के अनुपान से सेवन कराए। औषध के पच जाने पर शक्कर
जड़हन धान का भात, तो शाल्यन्य है मुद्ग मांस, मूंग का युष्म मांस रस आदि एवं अन्य रसपान के अविरुद्ध द्रव्यों का सेवन करें। यह रस हृदयशूल, पार्श्वशूल, आमवात, कटिग्रह, गुल्मशूल, शिरशूल सभी प्रकार के यकृत विकार तथा तोल विकार, यकृत प्लीहा नशेषता, प्लीहा विकार है। अग्निमांदे, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, कांस, श्वास, विचर्चिका, अश्मरी रोग तथा मूत्र कचर को अच्छी तरह दूर करता है। ये भी अच्छा है। ये बनेगा कैसे मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभ्र ताम्र लोह ये एक एक पल लेने हैं और 12 पल घृत और 12 पल दुग्ध इस प्रकार के लेकर उसमें पाक करना है और फिर ये चूर्ण उसमें डालना है। ये दूध में पाक होने के कारण टिकने के बारे में मुझे थोड़ा संदेह है। सर मी क्योंकि बोलू आगे का? फूड भी नहीं। हाँ मंगेश बोलतोय. सर ते घृत हाँ कल्पनाच बोल। होईल. घृत तयार झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये चूर्ण घालायचे, म्हणजे दुधाचा अंश पूर्ण निघून जाणार आहे. त्यामुळे जसं इतर घृत टिकतात तसं हे सिद्ध घृत होईल आणि नंतर चूर्ण आहे ती प्रक्षेप द्रव्यासारखी आहेत. हम्म. हा पण जनरली या सगळ्या प्रकारामध्ये असं भस्मानी केलेलं नाही सापडत, असं एक मुद्दा. आणि द्रवद्रव्य म्हणून दूधच आणि ते संभाग घेतले तुपाच्या. एक जरा मिलाकर पाक करने के बाद जब दूध पककर गाढ़ा हो जाए तब उसमें वायुविडंग वगैरह सब डाले। तो जनरली दूध से पाक किया जाए तो दूध में से भी घृतांश उसमें समा जाता है, ऐसा है थोड़ा सा। और तुम कह रहे हो वैसा ये घृत बनेगा, ये शायद बात है। और फिर जब देना है तो उसमें ये चूर्ण मिला के देना है, ऐसी भी बात हो सकती है। घृत में एक बार चूर्ण मिला देने के बाद उसके टिकने का मालूम नहीं इस प्रकार से कैसा है। और मात्रा भी बढ़ाती जाना है इस प्रकार से। आत्मना शोभने चांदनी पूजयित्वा गुरुम रविम, तो शुभ दिन देखकर गुरु और रवि को पूजा करके घृतेन मधुना मध्य ही पायेन माशकादिकम, तो घृत मधु और मध्य इनके साथ पान करे। तो बना के देखते हैं थोड़ी मात्रा में ये, लेकिन अभ्र ताम्र लोह एक एक पल है और इसमें पारागंधक का कुछ संबंध नहीं है। विरंग त्रिफला वंदे त्रिकटु नाम। फलश्रुति काफी वाइड है, खास करके रुचूल ये अच्छा है, आमवात है, कटिग्रह है, शिरशूल है, यकृत प्लीहा है, अश्मरी मूत्रकृश ये भी है। तो फलश्रुति काफी वाइड है। मृतोत्थापन रसा और नाम से तो है कि मरी हुई व्यक्ति भी जिंदा हो सकेगी। इस प्रकार का कहना है थोड़ा सा। तो ये बना के देखो क्या होता है। अगर इसमें कम मात्रा में कर सकते हैं थोड़ा ट्रायल के बेसिस पे क्या होता है देखने के लिए, तो एक पल के बजाय एक एक कर्ष इतना ही लेना। और ये पल द्वादशक जो है 12 गुना इस प्रकार के बताया है। तो कर्ष के 12 गुना यानी कि 120 ग्राम घृत और 120 ml दूध, ऐसा करके क्या होता है देखना है। हाँ।
भट्ट सर एरंड बीज का पाक बनाते थे, एरंड पाक बनाते थे। लेकिन वो अवलेह जैसा हो जाता था। मृतोत्थापक गँग्रीन मध्ये पण उपयोग होईल असे वाटते, हो सकता है। तो मृतोत्थापक गैंग्रीन में वो भाग मृत है, तो मृतोत्थापक नाम से उसमें भी फायदा होगा ऐसा लगता है। तो ये काफी अच्छा है। सिर्फ ये क्या बनता है और टिकने में कैसा है, ये दोनों देखने चाहिए। अगर टिकने में दिक्कत है तो भी प्रॉब्लम है। टिकने में दिक्कत नहीं है तो गुर्ता अलग से बना के रखेंगे, चूर्ण जो है वो अलग से बना के रखेंगे, और जब देना है तो दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये भस्म उसमें ऐड होने के कारण ये सिद्धघृत भी नहीं बनेगा। ये कुछ उसके साथ मिश्र होकर ऐसा कुछ बनेगा, खवा वगैरह जैसा बनता है, उस प्रकार से वो टिकने में प्रॉब्लम आएगा ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो ये ताजा ताजा बना के देना है, इस प्रकार का भी होगा, क्योंकि बाकी तो संस्कार कुछ भी नहीं है। तत्स्वर संख्य के, ये तो जरा अजीब है। मैंने सोचा था कि स्वर 7 है तो 7 गुना देना है, लेकिन ये भी नहीं है। उन्होंने जितना दूध उतना ही बताया है। स्वर संख्य के तो ये भी पता नहीं चल रहा इस प्रकार का। ठीक है, मुझे लगता है, लेकिन माश से शुरुआत करके अष्टो माशान क्रमेण एव वृद्धे तत्समासतः समाहिता, 8 मास तक वो देना है। तो वर्धमान मात्रा भी एक प्रधान है, और 8 दिन अगर लगते हैं तो 8 दिन तो टिकना ही चाहिए। अभी बाहर थोड़ा हिस्सा रखे, थोड़ा फ्रीज में रख के कैसा होता है क्या होता है देखेंगे। और फिर इसमें ये चूर्ण डाल के लेने के लिए कहते हैं, तो अच्छा पाठ है वैसे। और ऐसे दूध के साथ पाक करना ये एक अलग, लेकिन उसमें घी भी है। हमने 1-2 कल्प दूध में बनाए हैं इस प्रकार से। कि शतावरी, अश्वगंधा वगैरह ऐसे द्रव्यों को लेकर वाजीकरण कल्प बनाया, दूध और पानी दोनों के साथ पाक करके। तो वो होता है, लेकिन उसमें थोड़ी नमी रहती है और खराब होने के चांसेस रहते हैं दूध के साथ पाक करने से। केवल पानी से करेंगे तो ये आपत्ति नहीं है। लेकिन दूध के साथ अगर पाक करेंगे तो थोड़ा चिकना रहता है और खराब होने की संभावना होती है। तो देखें, करके करके देखेंगे तो क्या पता चलेगा, ये थोड़ा सा होगा। अथ क्षार ताम्रम। रसेन ताम्रस्य दलानि लिप्त्वा गन्धेन ताम्रं द्विगुणेन पश्चात् वस्त्रेण बद्ध्वा समुद्रजयेन क्षारत्रयेणापि च वेष्टयित्वा मृदा च संलिप्य पुटन्ददीत दलानि ताम्रस्य विचूर्णयेत दुस्तूरचित्रार्धकटुत्रयेश्च विवर्धयेत त्रिदिन प्रमाणम् कलाप्रमाणेन विषं च दत्त्वा वल्लं ददीतास्य च वातशूले। इतना ही है। वातशूल। शुद्ध ताम्रपत्र के ऊपर शुद्ध पारद का लेप लगाते, इसके बाद 2 भाग शुद्ध गंधक के लेप, कल्क का लेप लगाते। तदनंतरम समुद्र नमक क्षारत्रय इन सबों को आवेति कर
वस्त्रेण बद्ध्वा, वस्त्र में बांधकर तथा मिट्टी का लेप लगाकर एवं सुखाकर गजपुट में दे। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर ताम्रक के दलों का चूर्ण बना ले। इसके बाद धतुर, चित्रक, अदरक, कटुत्रय इन सबों के साथ में प्रत्येक के रसवरस या क्वाथ से 3-3 बार मर्दन करे और ताम्रक के षोडशांश वत्सनाभिषेक का चूर्ण मिलाकर मर्दन करे। मर्दन कर तथा सुखाकर शिशि में रख ले। इसमें से एक वल्य की मात्रा उचित अनुपान के साथ वातज शूल में प्रयोग करे। हाँ, ठीक है। शूलांतक रस, भस्मसूतस्य खस्यापि फलमेकं पृथक् पृथक् ताम्रभस्मफले तु द्वे गन्धकस्य फलत्रयं हरितालस्य कर्षांशं विमलं हेममाक्षिकं फलार्धं हलिनीकन्दं नागवल्ली फलार्धकी चतुष्फलं तु विवृत एतत् सर्वं विचूर्णयेत्। भूधात्री स्वरसेनैव भावयेत् सप्तधाभिषक् तथा दन्ती रसैर्वल्लं दद्यात् आर्द्रकवारिणा तेन कोष्ठे विशुद्धे तु दधिभक्तं तु भोजयेत् हरे शूलानि सर्वाणि रसशूलान्तको मतः। पारदभस्म, अभ्रक भस्म 1 पल, ताम्रभस्म 2 पल, शुद्ध गंधक 3 पल, हरिताल भस्म 1 कर्ष, विमल भस्म 1 कर्ष, स्वर्णमाक्षिक भस्म 1 कर्ष, कलिहारी कंदकार चूर्ण आधा पल, नागभस्म आधा पल, वंगभस्म आधा पल तथा निशोथ मूल का चूर्ण 4 पल। निशोथ है क्या? विवृत, त्रिवृतम। हाँ, यहाँ त्रिवृत है, यहाँ पे विवृत पाठ है। नहीं, त्रिवृत ही है, ठीक है। इन सबों को एकत्र कर अच्छी तरह चूर्ण कर ले। भुजबला के रस के साथ बार भावित करे। दंती रस के साथ दंती के रस या क्वाथ से 7 बार भावित करे। इसके बाद सुखाकर शीशी में रख ले। इसमें से एक वल्ल की मात्रा में अदरक का रस के साथ प्रयोग करे। इसके प्रयोग से कोष्ठक विशुद्ध हो जाते हैं और दही भात भोजन के लिए दे। यह शूल दंत का शूलांत का है ना, शूल दंत का क्या किया है? रस सभी प्रकार के शूलों को दूर करता है। हाँ। हाँ। ये भी बना सकते हैं। भूधात्री स्वरस ये अलग आया है इसमें, भूम्यामल की, और विरेचन करने वाला है ये है। हाँ। गुल्मशीले अग्निमुख रसा। हाँ। पारदम माक्षिकम ताम्रम कृष्णाभ्रम गंधकत्रयम मणिमंथम विषम हिंगुम त्वग्निशाक गंधकांजनान हिंगु तु मणिमंथम विषम हिंगु त्वग्निशाक शाकंधकांजनान रक्तमारीश निर्गुंडी महाराष्ट्राटरूषकम जया जयंती निर्यासैः तथा च विशतिन्दुकान् मर्दितं कुकुटपुटे पचेदग्निमुखात् भयः अष्टगुञ्जामितस्सोऽयं प्रयोज्यः साज्यनागरः हिङ्गुसंवर्चलोष्णाम्बु युतो वा गुल्मशूलन। पारदभस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, ताम्रभस्म, कृष्णाभ्रकभस्म, गंधकत्रय, श्वेतपीत रथ रक्तवर्ण, मणिमंथ, सैंधानमक, वत्सनाभ विष, हिंग, चित्र, शाकंध, वनवेर का चूर्ण या सुरणकंद का चूर्ण, कांचन, रक्तमारीश, लाल डंडी की चौड़ाई,
निर्गुंडी, महाराष्ट्री जलपीपर, अड़ूसा की जड़ तथा विषैतुन शुद्ध कुचला संभाग, इन सबों को चूर्ण करने योग्य द्रव्यों का चूर्ण बनाकर तथा पारद गंधक की कज्जली बनाकर खरल में रखकर जया, भांग तथा जयंती के पत्तों के स्वरस के साथ मर्दन करे और शराब संपुट में बंद कर कुकुट पुट में पाक करे। यह अग्निमुख नामक रस है जिसकी 8 गुंजा 1 ग्राम की मात्रा में ये घी तथा सौंठ के चूर्ण के साथ प्रयोग करे या हिंग सवर्चल नमक तथा गर्म जल के साथ प्रयोग करे। यह गुल्मशुल को दूर करता है। पक्तिशूले त्रिनेत्र रसः, ये त्रिनेत्र शब्द क्यों आता है शंकर का? रसताम्र गंधकानां त्रिगुणोत्तर वर्धितांशानाम् अम्लेन मर्दितानां पुटपक्वानां निषेवितं भस्म गुंजा प्रमाणम आर्द्रक सिंधुत्थ चूर्ण संयुक्तम एरंड तैलमाक्षिकम अथवा पटुहिंगु जीरकोपेतम शमयति शूलमशेषम तत्तद्रसभावितं बहुशः उपचूर्णैः अनुपानैः तैस्तैः सहितं कफानिलार्तिहरम् एतच्च हरिणशृंग मृतकांचन टंकणोपेतं सघृतु मधु पक्तिशूलम शमयति शूलम त्रिनेत्र रसः। ज्यादा कठिन नहीं है बनाना। शुद्ध पारद 1 भाग, ताम्रभस्म 3 भाग, शुद्ध गंधक 9 भाग। इन सबों को किसी अम्ल पदार्थ के साथ तथा मर्दन कर तथा पुटपा कर भस्म बनावे और 1 गुंजा की मात्रा में अदरक का रस तथा सेंधा नमक के चूर्ण के साथ सेवन करे तथा एरंटे तेल, मधु, सेंधा नमक, हींग तथा जीरा का चूर्ण मिलाकर सेवन करे। यह सभी प्रकार के शूल को दूर करता है। इस रस को महीन पीस कर कफ वातनाशक औषधों के स्वरस या क्वाथ के साथ अनेक बार भावित कर पूर्वोक्त द्रव्यों के चूर्ण के अनुपान के साथ सेवन करे तो कफ तथा वात में उत्पन्न शूल को नष्ट करता है। इस रस को मृगशृंग, सुवर्ण भस्म तथा टंकण भस्म मिलाकर मधु एवं घृत के साथ सेवन करने से यह त्रिनेत्र रस परिणाम शूल तथा शूल को शांत करता है। ये भी आसान है बनाने में। अम्लेन मर्दितानाम, इसमें धात्री भी ले सकते हैं, मातुलिंग भी ले सकते हैं। धात्री लेना ठीक है और फिर पुटपक्व करना है। बस इतना ही है, प्रोसीजर इतनी ही है। तो त्रिगुण मात्रा में है रस, ताम्र और गंधक, इस प्रकार से। रस 1 भाग, ताम्र 3 भाग, गंधक 9 भाग, इस प्रकार से। बाद में भावना भी दे सकते हैं। तो ये भी बनाकर कोशिश करेंगे त्रिनेत्र रस, लेकिन ये गुल्मशूल में आया है। दूसरा एक त्रिनेत्र रस हमने पहले देखा था, वो अलग था, इस प्रकार था। सर्वरोगे उदय भास्कर रसा, तोलतुल्यम रसम शुद्धम गंधकम तच्चतुर्गणम विधाय कज्जलिम लक्षणा ततो निम्बुकवारिणा कल्कं कुर्वीत सखल्ये यावद् याम चतुष्टयम् द्वितोलमथ ताम्रस्य तनुपत्राणि सर्वशः कल्केन तेन निम्बूकरतेन आप्लाव्य कल्लके स्थापयदातपे तीव्रे पिण्डीकृत्य ततः परं मूषामध्ये निरुद्धाथ कुक्कुटाखैः त्रिभिः पुटैः पचेच्छुल्यां विनिक्षिप्य चुल्ली परिमितोपलैः तथा आकृष्य सम्मर्द्य स्वनंडे तं विनिक्षेपेत रसोयं सर्वरोगग्नो नृणाम् उदय भास्करः अन्तिशूलानि सर्वाणि तन्नांसीव दिवाकरः कर्णखण्डिकया सार्धं देयश्चेत् इत्यपरे जगुः पथ्यं रोगोचितं देयं रसस्यानुचितं त्यजेत्। ये भी काफी अच्छा है। शुद्ध पारद 1 तोला, शुद्ध गंधक 1 तोला, इन दोनों की कजेली बना ले और नींबू के रस के साथ खरल में 4 प्रहर तक घोटकर कलका बनावे। इसके बाद शुद्ध ताम्र 2 तोला का पत्र बनाकर महीन पत्र बनावे।
और उसको पूर्वोक्त कल्क तथा नींबू के रस में डुबोकर खरल में रखकर तेज धूप में सुखा ले। सूख जाने पर पिंडाकार बनाकर तथा वज्रमूषा यंत्र में बंद कर कुक्कुट नामक यंत्र में चूल्हा के ऊपर चूल्हा से पर्याप्त उपलों को जलाकर 3 फूट दे। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा मर्दन कर शीशी में रख ले। यह उदय भास्कर रस मनुष्यों के लिए सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करता है, जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है। कुछ आचार्यों का मत है कि इस रस के पान के पत्ते में इस रस को पान के पत्ते में रखकर सेवन करें। तमाम से पर्णखंडिकया सार्धम देयश्चेत्यपरे जगुः, और रोग के अनुसार उचित पथ्य प्रयोग करें, अनुचित पथ्य का त्याग कर दें। ये भी शायद बना सकते हैं, ज्यादा कठिन इस प्रकार का नहीं है। एक क्षेत्र में उदयादित्य रस करके आया है जो मैंने बनाकर उसका प्रयोग किया है। तो ये उदय भास्कर है। तो देखते हैं शूल गज केसरी, वो शूल केसरी था और शूल गज केसरी है। फल प्रमाण सूतेन बलिना द्विगुणेन च शुद्ध त्रिफल तालेन कृत्वा कज्जलिकात्रयम् फलमानेन कर्तव्यं शुद्धताम्रस्य सम्पुटम् पिधानपात्र संग्रह पिधानपात्र संग्रस्त तलपात्रास्यवान् खलु कज्जलिं सम्पुटस्यान्तर्निदध्यात् तद् अनन्तरम् अधस्तादुपरिष्टाच्च सम्पुटस्य क्षिपेत् खलु आकण्ठं पटुचूर्णन्तं पिधाय च निरुध्य च विशोष्य गजसंगेन पुटेन पुटयेत् तथा पुटचूर्णं विधायाथ सिन्धुमध्ये द्विनिक्षिपेत् पथ्यार्द्रको रसोपेतो वल्लमानेन सेविता रसो निःशेष शूलघ्ना स्यात् शूलगजकेसरी। तो ठीक है। शूलगज केसरी रस शुद्ध पारद 1 पल, शुद्ध गंधक 2 पल तथा शुद्ध हरताल 3 पल, इन सबों को 3 दिन तक घोटकर कज्जली बनावे। इसके बाद शुद्ध ताम्र 1 पल 50 ग्राम शराब संपुट नीचे का तल पात्र तथा ऊपर से बंद करने वाला पात्र हो। इसके बाद संपुट में संपुट के अंदर कज्जली को रख ले। कज्जली को रखे, संपुट के ऊपर तथा नीचे सेंधा नमक रखे और उसके मध्य में संपुट रखे और बंद कर तथा कपट मिट्टी से छिद्र बंद कर सुखा कर गजपुट में कूट दे। तदनंतर स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा खरल पीस और कपड़चन चूर्ण बनाकर कांच की शीशे में भरकर रख दे। इस रस को 1 वल्ल 360 मिलीग्राम की मात्रा में खर्रे का चूर्ण तथा अदरक का स्वरस मिलाकर सेवन करें। इस प्रकाश के शूल को नष्ट करता है। ये शूल गज केसरी नामक रस है। तो ये बीच में कुछ समझ नहीं आ रहा। शुद्ध ताम्र 1 पल का शराब संपुट बनाए। तो ताम्र का ही ये शराब संपुट बनाना है। शराब संपुट के नीचे का तल पात्र तथा ऊपर से बंद करने वाला पात्र हो, तो ताम्र का शराब संपुट बनना है। इसके बाद संपुट के अंदर कज्जली को रखे और संपुट के ऊपर तथा नीचे सेंधा नमक रखे और उसके मध्य में संपुट रखे और बंद कर तथा कपट मिट्टी बनाकर। ठीक है, तो ये 2 जगह आया, पीछे भी एक जगह ये ऐसा आया कि ताम्र का संपुट बनाने, ताम्र के पात्र का। तो उसमें ताम्र के गुण तो आ जाएंगे,
और अलग तरीके से ताम्र लेना और इस प्रकार के ताम्र के संपुट के द्वारा ताम्र का प्रयोग करना, ये दोनों अलग अलग इस प्रकार के रहेंगे। ये कहीं प्रचलन में है ऐसा मुझे मालूम नहीं है। तुम्हें कुछ मालूम है ताम्र का इस प्रकार से शराब बना के उसमें पुट देते हैं मंगेश? सिद्धच्या बऱ्याच परंपरांमध्ये सर अशा प्रकारे ताम्राचे पात्र वापरली जातात आणि त्याचा लेप करून कज्जलीचा त्याला लेप करून बरेच कल्प बनवले जातात. सिद्धमध्ये जास्त आहेत सर हे प्रकार. सिद्ध औषधी. सिद्ध मध्ये है। हो. तो ये अच्छी बात है कि सिद्ध औषधि में इसका प्रयोग होता है। अभी सिद्ध संप्रदाय के बारे में ज्यादा तो जानकारी नहीं है और उनके सभी जो ग्रंथ है वो मलयालम भाषा में है। मलयालम या फिर तेलुगु होगी। तमिळ आणि तेलुगू मध्ये. तमिळ एंड तेलुगु। तो मालूम नहीं इस प्रकार से, लेकिन ये तो रसरत्न समुच्चय में आए हैं, तो एक ऐतिहासिक दृष्टि से थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ जो कल्प आए हैं वो उस परंपरा से भी लिए गए हैं क्या, इस प्रकार से। लेकिन ये तैयार पात्र मिलते हैं, संपुट मिलते हैं ताम्र के। तो कुछ योग इस प्रकार से बना के लेने चाहिए, देखते हैं कैसे होता है इस प्रकार से। तो शूलगज केसरी ये एक है, तुम कोशिश करो अगर पात्र मिलते हैं तो ये या पहले वाला ये स्कैम सिद्ध ही सिद्धची फार्मसी आहे। ओके। उसकी कुछ वेबसाइट वगैरह है क्या, कहाँ पे मिलते हैं? सिद्ध मेडिसिन आर अवेलेबल। ओके। तो देखेंगे, हमने जब ये दौरा किया था केरल का, बात है अभी ये 1992 की बात है। तो हमें एक सिद्ध वैद्य मिले थे और उन्होंने हमें पारद खिलाया था डायरेक्टली। तो स्कैम सिद्ध ऑर्ग। ओके। तो देखिए ये वेबसाइट है, तो एक बार जीएससीसी में भी शेयर करो। तो लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर दुभाषा कोई साथ में नहीं है तो वो सिर्फ तमिल में बोलते रहेंगे, और ना ही उनको हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, तो ये दिक्कत वाला मामला होता है। अभी नई पीढ़ी उसमें जो उभर आ रही है वो हिंदी अंग्रेजी बोल सकते हैं, ऐसा है। वैसे बालेंदु प्रकाश के पिता भी सिद्ध संप्रदाय के थे। ये जो वाली पानी दवा उन्होंने प्रचलन में लाई, वो सिद्ध संप्रदाय की दवा है ल्यूकेमिया के लिए। लेकिन ये नए पीढ़ी के है बालेंद्र प्रकाश, तो वो बोल सकते हैं हिंदी अंग्रेजी में, लेकिन उनके पिता शायद नहीं बोलेंगे इस प्रकार से। तो ये बड़ा दिक्कत वाला मामला है। तमिलनाडु में खास करके हिंदी अंग्रेजी कुछ भी नहीं चलती। हिंदी को तो हेट करते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलने वाले भी बहुत कम होते हैं। ये जो नाड़ी पट्टी का विषय है वो तमिलनाडु से है। और मैं 2 बार जाके आ चुका हूँ तमिलनाडु में, और भाषा का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हम कहाँ है, जैसे कि जर्मनी में है या इटाली में हो, इस प्रकार की बात हो जाती है। हमें कुछ भी पता नहीं चलता वो क्या बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं उनको पता नहीं चलता। ये बड़ी अजीब स्थिति इस प्रकार की है। तो थोड़ा देखना चाहिए, नई पीढ़ी तो कम से कम वैद्यों की जो है वो इस बैरियर को पार करे, हिंदी अंग्रेजी वाला, और उसके आधार पर बोलना शुरू करे। ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है, अभिनिवेश नहीं होना है इस प्रकार से। तो ठीक सर है माझे ये। काही मित्र आहेत हाँ
माझे काही मित्र आहेत त्यांचे वडील सिद्धचे वैद्य आहेत आणि साधारण त्या मुलांचं वय 22-23 वगैरे आहे. तर बर त्यांच्या मार्फत असं आपण संपर्क करू शकतो. मी बोलून ठेवलंय त्याला. तर त्यानं हाँ सांगितलंय मदत करू शकतो. ओके ठीक है लेकिन ये हिंदी अंग्रेजी बोलते हैं हा तो इंग्रजी बोलतोय. हम्म विद्यार्थी आहे तो. वो जो है ना वहाँ पे वी हेट हिंदी ने उनको बड़ी प्रशंसा लगती है उसमें तो तमिलनाडु में खास करके ये बात है अंग्रेजी बोलते हैं तो भी ठीक है लेकिन उस समय में जयललिता ने ये कहा था कि हम हिंदी नहीं लेंगे हम संस्कृत लेंगे संस्कृत भी नहीं लिया और हिंदी को छोड़ दिया तो संस्कृत को अगर लेते तो भी अच्छा होता लेकिन संस्कृत को भी छोड़ दिया सिर्फ विरोध के विरोध इस विरोध के लिए विरोध इस प्रकार का सिलसिला चल रहा है वहाँ अभी भी अभी पीढ़ियां उसी प्रकार से उभर आ रही है तो ये विरोध शांत होना चाहिए वास्तव में ठीक है तो अंग्रेजी बोल सकते तो अंग्रेजी ही सही तो ये बात हो सकती है तो ठीक है आज यहीं पे रुकते हैं और कल अभी सोमवार को आगे बढ़ेंगे सोमवार को एक दिन ही होगा और फिर मंगलवार बुधवार नहीं रहेंगे और गुरुवार को फिर से आगे बढ़ेंगे आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विरम्यते व्याख्यानव्यापारः सोमवासरे पुनरपि